हाँ बच्चों, हमने देखा अभी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को। अब हमने ये देखा बच्चों कि अवतल दर्पण का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक तल है, वो दबा हुआ, और उत्तल दर्पण का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक तल है, वो उठा हुआ। अब बच्चों हम लोग इन दर्पणों से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स को समझते हैं, सीखते हैं, जिनका प्रयोग आगे अभी हमारे इस अध्याय में होगा। तो सबसे पहले एक टर्म आता है बच्चों ध्रुव, पोल। पहला टर्म जो है वो है बच्चों ध्रुव। किसी दर्पण का ध्रुव या पोल क्या होता है, उसको P से व्यक्त करते हैं। बच्चों जो हमारे पास दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण को हमने नाम Mn दे दिया, और इस दर्पण का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मध्य बिंदु, दर्पण का जो परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु बच्चों हमेशा कहलाएगा ध्रुव या पोल P। ये अवतल दर्पण के लिए भी यही बात है बच्चों, और उत्तल दर्पण के लिए भी यही बात है कि परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है बच्चों, यही हमारे लिए ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये पहला बात हो गई ध्रुव। ध्रुव के बाद बच्चों अब आया अगला टर्म वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अंग्रेजी भाषा में इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इसीलिए इसे C से व्यक्त करते हैं। अभी हमने देखा बच्चों दोनों गोली दर्पण, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, किसी गोले का एक भाग तो थे ना। अच्छा, अभी हमने इसीलिए बच्चों देखिए इसका केंद्र इरेज नहीं किया था। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को ही बच्चों वक्रता केंद्र C कहा जाता है। देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र और ये है उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। अब जरा एक चीज देखिए कि जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर है, जहां पर परावर्तक तल है जिस तरफ, उसी तरफ इसका वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण का, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक तल के दूसरी तरफ है। ये सब बातें हम अपने दिमाग में रखते जाएंगे। तो ये तो बात हो गई वक्रता केंद्र। परिभाषा आपसे कोई पूछे, आप क्या बताएंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों। वक्रता केंद्र के बाद आई अगली बात वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको अंग्रेजी भाषा में बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या बच्चों क्या हुई? अब त्रिज्या नाम से ही स्पष्ट है। केंद्र वृत्त में त्रिज्या क्या होती है बच्चों? केंद्र से हम परिधि को मिला दें, परिधि के किसी भी भाग को मिला दें, वही त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे बच्चों C से हम इस दर्पण के किसी भी बिंदु को मिला दें तो वह कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। अगर हम मान लीजिए C से P को भी मिला दें तो भी तो वक्रता त्रिज्या ही होगी बच्चों। तो हमने C से P को मिला दिया, तो हम वैसे इस दर्पण के किसी भी बिंदु को C से मिला दें, वो सारी वक्रता त्रिज्याएं होंगी, सब आपस में बराबर होंगी बच्चों। यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं, इस C से P को मिला देते हैं, तो ये हमारे पास आ गई वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अर्थात CP। ये वक्रता त्रिज्या दूरी क्या है बच्चों? PC। PC क्यों लिख रहे हैं अभी इसको बताएंगे आपको कि यहाँ पे सारी दूरियां जो है वो ध्रुव से ही नापेंगे। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है बच्चों PC, अर्थात ध्रुव से हमने वक्रता केंद्र को मिला दिया, जो दूरी हमें प्राप्त हुई वह हो गई वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के बाद अगला टर्म आया बच्चों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बच्चों क्या है? इसी रेखा को बस आगे बढ़ा दीजिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देखिए बच्चों, ये हो गया अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, और यहाँ पे इसको मिला के आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बच्चों क्या बताएंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को
मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है बच्चों। मुख्य अक्ष के बाद अब एक प्रयोग जरा हम करेंगे बच्चों। वो प्रयोग किस प्रकार का होगा कि आपके पास अगर अवतल दर्पण उपलब्ध हो तो आप अवतल दर्पण लीजिए और उस अवतल दर्पण को बच्चों सूर्य के सामने रखिए। कई बच्चे ऐसी शैतानियाँ क्लासों में करते हैं कि घड़ी को चमकाते हैं, और कभी हम लोग मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप घड़ी चमका के हो सकता है हमारे बोर्ड तक लाए, तब हम बच्चों को पहचाने कि भाई कौन ऐसी शैतानी कर रहा है। तो अब आप इसको एक प्रयोग के रूप में करेंगे। अगर अवतल दर्पण आपको मिल जाए कहीं से तो अवतल दर्पण को सूर्य की तरफ रखिए और जो एक कागज ऐसा लीजिए कि जिस प्रकार से आप प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए जब आप घड़ी चमकाते हैं जो प्रकाश है वो एक तरह से प्रतिबिंब है, तो अब वो प्रतिबिंब आपके कहीं कागज में चमकदार बने। उसके बाद अपने उस दर्पण को एडजस्ट इस तरह से करते जाइए कि बिल्कुल एक बिंदु के रूप में वो प्रकाश कागज पर पड़े। तो जब बिंदु के रूप में प्रकाश बच्चों कागज में पड़ेगा तो एक तरह से वह स्थिति आप रुक जाइए उस स्थिति में, तो वह बच्चों सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है। और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि कागज से धुआं निकलेगा और कागज वहाँ से जलने लगेगा बच्चों, तो उस सोलर एनर्जी के कारण। तो बच्चों उस स्थिति में आप ये पाएंगे कि सूर्य वस्तु हो गई और जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ रहा है ध्रुव से मुख्य अक्ष पर अगर वो बिंदु अगर है तो वही बच्चों फोकस हो गया। अभी हम चित्र बनाएंगे तो आपको और इसके बारे में समझ में आएगा। तो हमें ये एक चीज़ समझ में आ रही है बच्चों कि अर्थात सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें थी अवतल दर्पण ने उसको सिकोड़ दिया और सिकोड़ कर कागज कर के एक बिंदु पर ला के रख दिया। इसका मतलब है बच्चों यहाँ से हमें अवतल दर्पण का एक नेचर पता चला कि अवतल दर्पण जो होता है बच्चों वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अवतल दर्पण किस नेचर का होता है? कन्वर्जिंग नेचर का होता है, अर्थात वो अपसारी प्रवृत्ति का होता है। हिंदी में बोलते हैं अपसारी प्रवृत्ति, कन्वर्जिंग नेचर। तो बच्चों अवतल दर्पण में क्या होगा, हम यहाँ पर कुछ ऐसी प्रकाश की किरणें ले रहे हैं, मान लीजिए जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए कुछ प्रकाश की पहली प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, और हमने मान लिया कि यह परावर्तन के पश्चात फोकस के किसी बिंदु से होकर जाएगी और हमने मान लिया कि ये परावर्तित होकर ये निकल गई। क्योंकि बच्चों ये किस नेचर की है? कन्वर्जिंग नेचर की है, तो कन्वर्ज होकर सिकुड़ कर ये निकल गई। एक और प्रकाश की किरण लेते हैं जल्दी से बच्चों। एक और प्रकाश की किरण आई और यह पड़ी दर्पण पर, फिर कन्वर्ज होकर निकली एक बिंदु से। और भी प्रकाश की किरणें लेते हैं जल्दी से बच्चों। मान लीजिए दीवार नीचे से ले लेते हैं। एक प्रकाश की किरण ऐसी आ रही है जो मुख्य अक्ष के बच्चों समांतर है, और फिर ये परावर्तित होकर ये निकली। और एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं बच्चों आपको समझाने के लिए। ये एक और आपतित प्रकाश की किरण आई। आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित होकर ये निकली मुख्य अक्ष से। तो बच्चों हम ये इस बात को ऑब्जर्व करेंगे अपने प्रयोग में कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है बच्चों। और यही बिंदु हमारा 5वें नंबर का पॉइंट है, फोकस या मुख्य फोकस। इसी को बच्चों फोकस या मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों कैपिटल F से। तो ये हमारा बच्चों आया है जो पॉइंट, इसको कहा जाएगा मुख्य फोकस। क्या है मुख्य फोकस की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो अवतल दर्पण के लिए पहले हम बताएंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए, फिर दोनों को जनरलाइज कर देंगे। अवतल दर्पण के लिए क्या बताया? अवतल दर्पण बच्चों कन्वर्जिंग नेचर का है। तो आपसे परिभाषा पूछी जाए अवतल दर्पण में फोकस की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। अब बच्चों उत्तल दर्पण की बात करें। उत्तल दर्पण बच्चों डाइवर्जिंग नेचर का होता है, अपसारी प्रवृत्ति का होता है। अब डाइवर्जिंग नेचर का मतलब हुआ कि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। उत्तल दर्पण में मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण अगर आई तो प्रकाश की किरण मान लीजिए ये आपतित प्रकाश की
इसका जो परावर्तन है ये वक्र पर निर्भर करेगा कि वक्र कितना वक्र है। ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। एक पी को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं जरा, एक और जल्दी से बनाते हैं। ये आई आपतित प्रकाश की किरण और फिर से बच्चों यह परावर्तित हो गई। ये है परावर्तित और प्रेक्षक को किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण की दशा में आपतित प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। बच्चों प्रतीत पे अंडरलाइन करिए। उत्तल दर्पण की दशा में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से ही बच्चों आती हुई प्रतीत होती हैं और इस बिंदु को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। चलिए बच्चों, समय हो रहा है अगले वीडियो।